हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में काफ़ी सारे उत्तराखंड के टॉपिक कवर कर लिए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उत्तराखंड के मृदा संसाधन और वन संसाधन को देखा और वन संसाधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी कवर किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज भी हमारा जो टॉपिक होगा वो वन संसाधन का ही है। दरअसल ये टॉपिक उत्तराखंड में थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमारी जो उत्तराखंड की भौगोलिक दशाएं हैं वो यहाँ के वनों को एक बहुत अच्छा आधार क्रिएट कराती हैं और वनों से संबंधित कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो वन संसाधन से संबंधित ये हमारा पार्ट 2 होगा। कल हमने वनों की परिभाषाओं को लेकर, इसके साथ साथ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के कुछ महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष सामने आए थे, उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में वनों की जो स्थिति है, चाहे वो क्षेत्रफल के हिसाब से हो या वन प्रतिशत के हिसाब से हो, उसको हमने देखा था। आज हम थोड़ा उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि हमने जो कल कुछ भाग देखे थे कि वन जो हैं वो हमें उत्तराखंड में ही नहीं, भारत में भी अति सघन वन के कैटेगरी में डिवाइड दिखते हैं। दूसरा है मध्यम सघन वन और तीसरा है खुले सघन वन। तो इनका प्रतिशत हमें नहीं देखना है, लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे अधिक जो हमें प्रतिशत दिखता है वो दिखता है मध्यम सघन वनों का। ये सबसे अधिक वन हैं और दूसरे नंबर पर हमारे जो वन आते हैं वो हैं खुले वन और तीसरे नंबर पर आते हैं अति सघन वन। तो ये हम कुछ इसमें भाग देख रहे हैं। ये प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि वन संसाधन वाले टॉपिक से कि उत्तराखंड में वनों का जो सबसे अधिक प्रतिशत दिखाई देता है वो किस प्रकार के वनों का है। तो उसका जवाब हो जाएगा हमारे पास अधिकतर मध्यम सघन वन देखने को हमें मिलते हैं। तो ये कल के ही टॉपिक का एक हिस्सा था जो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम अब आगे बढ़ते हैं और अगली चीज हम देखते हैं कि उत्तराखंड में तराई भाबर के इलाके से लेकर सुदूर जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के जो सुदूर क्षेत्र हैं, दारमा वैली का क्षेत्र हो, नेलंग वैली का क्षेत्र हो, वहाँ पर या नीतीमाणा दर्रे के आसपास का जो इलाका हो, वहाँ तक किस तरीके से वनों में एक विविधता देखने को मिलती है। तो हम ये देखेंगे कि अगर हम इस चीज को समझें कि उत्तराखंड में वनों की स्थिति में ऊंचाई के आधार पर अगर परिवर्तन को समझना हो तो कैसे हम समझेंगे उसको। तो देखें, इसमें क्या होता है, अगर हम एक ग्राफ खींचें, ये बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। ये मान लें कि वन क्षेत्रफल है और ये ऊंचाई है। तो ये हमारा समुद्र तल माना जा सकता है। ये 0 मीटर का है, इसको हम मान सकते हैं। ये हमारी ऊंचाई है और ये हमारा वन क्षेत्रफल है। तो क्या है कि जैसे जैसे हम
ऊंचाई हमारी बढ़ती जाती है, वनों का क्षेत्रफल भी बढ़ते जाता है। ये हम मानते हैं। अभी उत्तराखंड में जो स्थिति है वो यही है। तराई भाबर से अधिक वन हमें शिवालिक और शिवालिक से ज़्यादा मध्य हिमालय में देखने को मिलेंगे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वनों में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो इसी को हम कहते हैं उत्तराखंड में वनों की स्थिति में ऊंचाई के आधार पर कैसे परिवर्तन होता है, उसको हम इस ग्राफ से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में वन जो हैं वो पहले बढ़ते हुए नजर आएंगे और उसी के साथ कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वनों में कुछ हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो तराई और भाबर का इलाका होता है वहाँ पर वनों का जो क्षेत्रफल है उसमें कमी अब आ रही है। धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ेंगे तो वो वन क्षेत्रफल हमें अधिक दिखेंगे, लेकिन ऊंचाई पर क्योंकि वर्षा कम होती है तो वहाँ वन पेड़ होते नहीं हैं, वो घास के मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। और थोड़ा ऊपर चलते हैं तो वो टुंड्रा वनस्पतियाँ, लाइकेन, ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं और इस तरीके से परिवर्तन होते जाता है। अब जरा इस चीज़ को हम एक और ग्राफ से समझ लेंगे, एक आंकड़ों से समझ लेंगे कि अगर हम बात करें कि ये हमारा 300 मीटर की ऊंचाई का क्षेत्र है, ये 600 मीटर की ऊंचाई का क्षेत्र है, ये 600 से लेकर 900 मीटर की ऊंचाई का क्षेत्र है। ऐसे हम ऊंचाई के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों को बांट रहे हैं। और अगर हम देखें तो ये जो हमारा, इसको हम पूरा 1200 मान सकते हैं, दोगुना करके ज़्यादा लिमिट ले सकते हैं। 1200 मीटर का क्षेत्र है, फिर ये 1200 से लेकर हमारा 1800 मीटर का क्षेत्र है। इस तरीके से हम इसको ऊपर करते जाएंगे और उसको हम समझेंगे तो ये ऊंचाई के आधार पर हमें वनों का जो वितरण है वो समझने में मदद मिलेगा। अब हम इससे ऊपर का भी एक रेंज देखेंगे, ये होगा 1800 से 3600 मीटर के आसपास, और फिर इससे ऊपर का एक रेंज होगा। तो पहले हम देखेंगे ये 300 हो, 600 हो, 1200 हो, 1218 का हो, ये 1800 से लेकर 3600 का ये रेंज हो। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा 1% कैसे बदल रहा है। जो प्रतिशत में परिवर्तन होगा वो हमारे ग्राफ को भी सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा 300 मीटर वाला है वहाँ पर हमारे पास वनों का जो रेंज है वो 12.8% की है। यहाँ पर वो रेंज बढ़कर जो ये 12.8% की जो बढ़ी हुई रेंज हमें दिखलाई दे रही थी, उसमें 300 मीटर की ऊंचाई पर वो 600 से 1200 वाली रेंज पर जाकर 16% के तकरीबन पहुंच जाती है। हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं याद करने हैं और ना ही मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं यहाँ पर। तो अब देखें 12.8 से 16% तक पहुंच गया। अब हम उससे ऊपर देखेंगे, अगर 1200 से 1800 की रेंज में देखेंगे तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर 22.3% और 1800 से ऊपर रेंज देखेंगे तो 28.8% तक पहुंच गई है। तो ये आंकड़े हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो ऊंचाई कम थी तो वन 12.8 प्रतिशत थे, ऊंचाई बढ़ी तो वही हमारा 16%, 22.5 के आसपास, और ये तकरीबन 29% के आसपास यहाँ पहुँच गया। लेकिन यहीं से अब ये हमारा टुंड्रा का रीजन शुरू हो जाएगा और यहाँ से ही हमें हमारे वनों में गिरावट देखने को मिलती है। तो जो 3600 मीटर से ऊपर वाला रेंज होता है वहाँ पर बड़े पैमाने पर गिरावट देखने को मिलती है। तो 3600 से ऊपर में ये घटकर इससे ऊपर वाले का जो रेंज होता है 3600 मीटर से अधिक, वहाँ पर ये 7.5 के आसपास आ जाता है। तो ये देखिए ये पूरा नीचे जाने लगता है।
तो ये दो हमारे पास ग्राफ हैं जो हमें बता सकते हैं कि उत्तराखंड में वनों में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसको हम किस रूप में और कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे प्रश्न देख सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं। वो ये, जैसे स्टेटमेंट आ सकता है कि उत्तराखंड में ऊंचाई बढ़ने के साथ वन क्षेत्रफल में गिरावट आती है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं हुआ, क्योंकि एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वहाँ पर भी वन क्षेत्र घटने लगते हैं। तो सही स्टेटमेंट ये होगा कि उत्तराखंड में ऊंचाई बढ़ने के साथ शुरू में वन क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, लेकिन बाद में गिरावट देखने को मिलने लगती है। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन क्षेत्रफल में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्रारंभ में वृद्धि, परंतु अत्यधिक ऊंचाई पर गिरावट देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सारे आंकड़े कुछ मायने नहीं रखते हैं, बस इतना समझ लें कि जो 1800 से 3600 मीटर का रेंज है, मतलब मध्य हिमालय के उत्तरी भाग और वृहद हिमालय के दक्षिणी ढाल वाला जो रीजन है, वही रीजन हमारा सबसे ज़्यादा वनों से भरा हुआ रीजन है और उसी को हमें देखना है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझा। तो ये हमारा पहला स्तर था इस टॉपिक को समझने का। ये हमारा दूसरा स्तर है इस टॉपिक को समझने का। अब इसमें एक अन्य चीज़ है जिसको हम अगर समझ लें तो फिर हम वनों के अन्य प्रकारों की तरफ बढ़ेंगे। और वो जो अन्य रूप है वो क्या है? वो अन्य रूप है देखें, ये है उत्तराखंड का तराई क्षेत्र, फिर उससे ऊपर भाबर क्षेत्र, फिर ये हमारा शिवालिक, ये मध्य हिमालय, उत्तराखंड के संदर्भ में बात हो रही है, और फिर वृहद हिमालय, और इससे परे ट्रांस वाला क्षेत्र होगा। तो हमें क्या समझना है कि एक तो हमारा ये जो रीजन है, ठीक, शिवालिक, भाबर, तराई, और एक जो ऊपर टुंड्रा और वृहद हिमालय के बीच का रीजन है, यहाँ पर भी हमारे वन जो हैं वो कम हैं, और यहाँ पर भी हमारे वन जो हैं वो कम हैं और बहुत ज़्यादा कम हैं। केवल उत्तराखंड का ये जो वृहद हिमालय के दक्षिणी ढाल और शिवालिक के उत्तरी ढाल के बीच का रीजन है, कौन सा रीजन? वृहद हिमालय का दक्षिणी ढाल से लेकर शिवालिक प्लस दून का उत्तरी ढाल वाला जो रीजन है, वही रीजन सबसे ज़्यादा सघन वन वाला है, अति सघन वन वाला है, मध्यम सघन वन वाला है। तो यही सबसे अधिक वन क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने तीसरी एक लेयर पढ़ी और उसमें हमने ये जाना कि उत्तराखंड में हमें जो वनों का एक प्रतिशत है जो दिखाई देता है, वो इसी मध्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई देता है।
अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर वन कम क्यों हैं, क्यों हमें निचले और सबसे ऊपरी हिस्सों में वनों में कमी देखने को मिलती है। तो इसके अपने कारण हैं। उन कारणों को अगर हम देखें जो प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर जो कारण है, जो ये तराई भाबर शिवालिक की दक्षिणी ढाल वाला रीजन है, यहाँ जो कारण है, यहाँ कारण है विकास। विकास का मतलब यहाँ हमें उद्योग देखने को मिलते हैं, सड़कें देखने को मिलती हैं, मानव अधिवास देखने को बड़े पैमाने पर दिखता है, और इसके साथ साथ कृषि कार्य के लिए भी जंगलों को काटा गया है। तो ख़ास तौर से अंग्रेज़ों के समय से ही या स्वतंत्रता के बाद जो यहाँ पर कई जो कॉलोनीज़ हैं वो बसाई गई, तराई के रीजन को, भाबर के रीजन को, शिवालिक की जो दक्षिणी ढाल है वहाँ पर, तो उसकी वजह से हमारे वन कटे और अब वो कटते जा रहे हैं। उनकी जो प्रतिशत है या उनका क्षेत्रफल है वो गिर रहा है। दूसरा कारण यहाँ पर ये है, जो ऊंचाई पर वन घटने का है वो वर्षा का है, वो अधिकतर जलवायु का है। वहाँ पर हिमपात होते हैं, जलवायु ऐसी नहीं है, वर्षा वहाँ उतने नहीं है, और यहाँ पर हमें छोटे बहुत ये घास के मैदान देखने को मिलते हैं क्योंकि थोड़ी वर्षा यहाँ हो जाती है। तो ये हम मुख्य रूप से चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। तो वन संसाधनों में उत्तराखंड में जो वनों का पैटर्न है उससे संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर समझा है। अब हम चलते हैं उत्तराखंड में जो विभिन्न प्रकार के हमें वन देखने को मिलते हैं, उनका हम लेयर दर लेयर अध्ययन करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, भारत की बात करें, तो वनों का जो प्रकार है वो बहुत साधारण सा है, उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की उतनी ज़रूरत है नहीं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, लेकिन अगर समग्रता से हम देखें तो वनों के जो प्रमुख प्रकार हैं उत्तराखंड में, वो जो हैं, जो उनके नाम हैं, जो वृहद प्रकार हैं, अगर हम यहाँ देखें इसको हम देखें तो हमें उत्तराखंड में जो वन देखने को मिलते हैं, एक जो वन होगा वो होगा उष्ण कटिबंधीय वन। ये इसका ब्रॉड डिवीज़न है, उष्ण कटिबंधीय वन। इसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। भारत के भूगोल में इसको अलग से पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम समझें कि उष्णकटिबंधीय वन उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। दूसरा हमें देखने को मिलेगा उपोष्ण कटिबंधीय वन। इसको कहते हैं इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब इसके पार्ट भी हैं, उनको भी हमें देखना होगा, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि जो हम वनों के 7-8 प्रकार देखते हैं वो प्रकार अपने आप में इन्हीं बड़े वनों के ही अलग अलग हिस्से हैं, जो कि वर्षा की मात्रा और उनकी अवस्थिति के आधार पर निर्धारित होते हैं। तीसरा हमें जो मुख्य वन देखने को मिलेगा वो होगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इसको कहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। और जो चौथा प्रकार हमें देखने को मिलेगा वो बहुत साधारण सा है, सबने नाम सुना होगा, टुंड्रा वन। ये उत्तराखंड के जो ऊपरी हिस्से हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। तो महज रूप से अगर हम देखें
तो यहीं पर हमें यही 4 प्रकार हैं वनों के जो दिखलाई देते हैं और इनको हमें ठीक से देखना होगा। एक हिस्सा हमारे इस टॉपिक का जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न कहाँ से होंगे कोई नहीं जानते, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कंपटीशन अब हाई है तो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे नहीं, इन डेप्थ अब चीज़ें उतरनी शुरू होंगी, अगले 1-2 वर्षों में वो चीज़ें दिखने लगेंगी। तो हमें बहुत हद तक चीज़ों को थोड़ी समग्रता से देखने की ज़रूरत होगी। तो अभी हम सिर्फ उत्तराखंड के वनों में पढ़ रहे हैं, तो ये हमें कुछ हिस्से दिखेंगे। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, वनों के तो और भी प्रकार हैं, तो वो प्रकार वनों के नहीं है, वो इन्हीं बड़े वनों के सब टाइप हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो जो उष्णकटिबंधीय वन हैं उसमें भी हमें कुछ रूप दिखेंगे, जिनमें से एक होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। इसको कहते हैं, इंग्लिश का नाम भी याद रखना जरूरी है, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। एक इसी में दिखेगा जिसको कहा जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती उष्णकटिबंधीय वन, इसी को हम कहते हैं, बहुत फेमस नाम है, मानसूनी वन। तो कोई पूछे कि क्या उत्तराखंड में मानसूनी वन भी पाए जाते हैं, तो बिल्कुल पाए जाते हैं। उनका जो अपना टेक्निकल नेम है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये हमने देखा, पर्णपाती वन का मतलब हुआ कि वहाँ पर एक सीजन में पेड़ जो हैं अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, तो ये हमारा पर्णपाती वन हुआ। इसके बाद अगर हम उपोष्ण कटिबंधीय वन की बात करें, तो ये एक हमारा हिस्सा नज़र आता है जिसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो हमारा एक वृहद टाइप है, और इसको भी हमें अध्ययन करना है, ये बड़ा एक उसका हिस्सा होता है। तो ये अपने आप में एक वृहद खंड के रूप में उत्तराखंड में देखा जाएगा। तो हमारे ये एक हिस्से हो गए, एक वन का प्रकार ये हो गया, एक वन का प्रकार ये हो गया, एक ये हो गया। अब शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी अपने में एक प्रकार हैं। जैसे हम थोड़ा और ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन हमें देखने को मिलेंगे। इसी में हम देखेंगे तो यहीं पर इन्हीं वनों से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें कुछ अन्य वन दिखते हैं जिसको हम कोणधारी वन कह सकते हैं, कोणधारी वन कह सकते हैं। एक चीज़ जो हमें समझनी है कि जब हम शीतोष्ण कटिबंधीय वन और टुंड्रा वन की बात कर रहे हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन और टुंड्रा वनस्पतियों के बीच में हमें उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण हिस्सा और समझ लेना है जिसको हम कहते हैं अल्पाइन वनों का। इसको थोड़ा अलग से समझा जाएगा, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो अब यहाँ देखें, 1 2 3 4 और 5 और 6 और ये हमारा 7। तो ये बड़े हमारे हिस्से मिलते हैं। कुछ पुस्तकों में इसी अल्पाइन वन को अल्पाइन घास के मैदान के रूप में भी अलग विभाजित कर एक और खंड बना दिया जाता है जिसको नंबर 8 कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर इनके नामों से नहीं घबराना है, इसीलिए मैंने सबसे पहले 4 हिस्से करे, उष्णकटिबंधीय वन,
उपोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन और टुंड्रा वन। इनके बीच में हमें कुछ वर्षा के परिवर्तन की वजह से अल्पाइन वन भी दिखने को मिलता है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन से ऊपर हमें अल्पाइन वन से बीच में हमें कोणधारी वन भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये नाम हैं, इन नामों का जो क्रम है वो हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी। अब हम क्या करेंगे कि इन नामों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके याद करेंगे, और कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखें, हमें जो देखना है कि जो हमारे उत्तराखंड में वन हैं, तो वनों के नाम हमने देख लिए। अब वो उसके बारे में बहुत डिटेल से हमें नहीं पढ़ना है, कितनी ऊंचाई पर और उससे जुड़े एक दो पेड़ के नाम, बस हमारा काम वहाँ हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो हमने विभाजन देखा है इसका अपना महत्व क्या है। यहाँ से हम इन नामों से परिचित हो गए, इन नामों को हमने अच्छे से समझ लिया। तो अब इन नामों को देख के हमें घबराना नहीं है कि ये क्या नाम है। अब दो चीज़ें हैं, मैंने कल भी बताया था कि देखें उसको कि ये नाम जो हमने देखे वो हैं क्या। मैंने इससे पहले के भी कुछ वीडियो में इस बारे में चर्चा कर रखी है कि ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश होता है। इस अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी, 30 डिग्री दक्षिणी का ये जो रीजन है, ये रीजन हमारा उष्णकटिबंधीय रीजन कहलाता है। तो इस रीजन में जो फॉरेस्ट होंगे वो क्या होंगे, उष्णकटिबंधीय स्वरूप को धारण करेंगे। इससे ऊपर हमारा शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होगा, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे। और ये हमारा टुंड्रा रीजन होगा जो कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से परे रीजन होगा। तो ये हमारा टुंड्रा रीजन होगा। तो यहाँ पर इसी तरह की टुंड्रा वनस्पति पाई जाएगी। तो ये नाम वहीं से आए हैं, वही जो जलवायु क्षेत्र हैं, वही जलवायु क्षेत्रों में जो वनस्पतियाँ हैं उनको वो नाम दे दिए गए हैं। टुंड्रा वनस्पति। अब वैसी वनस्पति क्या है, केवल ध्रुवों पर तो पाई नहीं जाती है। अगर धरातल से हम ऊपर बढ़ने लगें, मतलब पर्वतों की बात करें, तो भी तो टेम्परेचर कम होता है, और इसलिए ध्रुवों के अलावा भी पर्वतों की ऊंचाइयों पर तापमान कम होने के कारण हिमाच्छादन देखने को मिलता है, और इस तरह वहाँ पर हमें टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है। तो कोई पूछे कि उत्तराखंड तो ध्रुवों पर अवस्थित है नहीं, ना ही भारत हमारा अवस्थित है, तो कैसे हमें, ये तो भारत की अवस्थिति क्या है, भारत एक ध्रुवीय देश तो है नहीं, तो हमें कैसे वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है। तो वो हम ऊंचाई के आधार पर भी तो जलवायु परिवर्तित होती है, तापमान परिवर्तित होता है, तो उसकी वजह से जो हवा में नमी है वो ठोस के रूप में बदलती है, बर्फबारी होती है। तो वहाँ हमें जो वनस्पति देखने को मिलती है जो ना के बराबर है, लाइकेन है, वो सारी चीज़ें हैं, वही हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने वनों को ठीक से व्यवस्थित करने की दिशा की ओर। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर हम एक चार्ट खींच लें यहाँ पर, ये हमारी एक स्केल है, इसी स्केल पर हम वनों को ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित करेंगे। तो इसको हम यहाँ समझें तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 900 मीटर तक का, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1200 मीटर तक का, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1500 मीटर तक का,
और ये 1800 मीटर तक का, ये 3000 मीटर तक का, ये एक हमें यहाँ पर 2700 मीटर का भी बनाना पड़ेगा। ये हमारा 3000 मीटर तक का हो गया और ये हमारा 3600 मीटर का हो गया और ये इससे ऊपर का रीजन हो गया। तो ये हमने अलग अलग ऊंचाइयां बना दी हैं और इसी आधार पर हमने जो इससे पहले वाले पोर्शन में अलग अलग वन देखे उनको हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये 900 ये 1500 मीटर वाला जो हिस्सा है, इस 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर हमें जो वन देखने को मिलते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन और दूसरा मानसूनी वन, जिसको हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहते हैं, जो भी मैंने बताया था। तो 1500 मीटर से कम ऊंचाई में या 1500 मीटर तक की ऊंचाई में हमें उत्तराखंड में जो वन देखने को मिलते हैं वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो ऊंचाई होती है वो 1500 मीटर से कम होती है। अब ये जो विभाजन है वो विभाजन किस आधार पर है कि यहाँ हमें कम वर्षा देखने को मिलेगी और यहाँ हमें अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। तो वर्षा कम है और दूसरे वाले में वर्षा हमें अधिक देखने को मिलेगी। अब इसके कुछ हमें उदाहरण देखने पड़ेंगे। तो जहाँ पर वर्षा कम है उन क्षेत्रों में हमें ऐसी वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी जो कम वर्षा में भी क्या हो जाएं, उग जाएं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में हमें ढाक, सेमल, बेर और जामुन देखने को मिलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों में हमें ढाक पेड़ है, सेमल का पेड़ है, बेर का और जामुन का पेड़ है जो हमें देखने को मिलता है। वहीं मानसूनी वन जो हैं, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हैं, वहाँ वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने के कारण वो वाला जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ वर्षा अधिक होने के कारण हमें जो वन दिखाई देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ये साल, सागौन, पलाश, ये उत्तराखंड में हमें देखने को मिलते हैं। अब ऊंचाई क्या है? 1500 मीटर। शिवालिक की ऊंचाई क्या है? 700 से 1200 के आसपास। तो शिवालिक की बहुत जितनी भी दक्षिणी ढलान है वहाँ तक हमें ये सारे वन देखने को मिलेंगे। तो इसको हमने बहुत अच्छे से यहाँ समझ लिया। ये हमारा पहला हिस्सा था, ये हमारा दूसरा हिस्सा था। तो ये दो वनों को उनकी ऊंचाई के अनुसार हमने अच्छे से समझा है। अब हम चलते हैं अपने अगले वन के रूप को समझने के लिए। तो यहाँ देखें, जो हमारा अगला वन का रूप है वो है ये जो हमारी रेंज है 900 से 1200 की। इसमें हमें, क्योंकि उष्ण कटिबंध में था, गर्मी यहाँ अधिक है, भले बारिश हो रही है या नहीं हो रही है उसके आधार पर हमने दो डिवीज़न कर दिए। लेकिन एक हमारा है उपोष्ण, उप उष्ण, मतलब गर्मी उतनी अधिक नहीं है, उतनी उष्णता नहीं है। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन, ये वन क्या होते हैं? ये 900 तक या 1200 मीटर तक की ऊंचाई में उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। और अगर हम
तराई भाबर के इलाके से ऊपर की तरफ देखें, खासतौर से भाबर वाले जोन के आसपास का रीजन देखें जो शिवालिक और भाबर के बीच का है, तो वहाँ एक हमें बहुत महत्वपूर्ण पेड़ देखने को मिलेंगे, जो उनके नाम से ही कुछ शहर भी बसे हैं। हल्दू का पेड़, हल्दू की वनस्पतियाँ, हल्दू, हल्दू चौड़, हल्द्वानी, ये सारे इसी के नाम पर हैं। तो हल्दू का पेड़ है, सेमल का पेड़ है, ये सारे हमें उपोष्ण कटिबंधीय रीजन में देखने को मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय 900 मीटर तक की भी ऊंचाई में कहीं दिख जाता है, कहीं 1200 मीटर की ऊंचाई में भी दिखता है, तो उसमें हल्दू का आ जाएगा। और सेमल का उदाहरण हम दे सकते हैं। ये सारे हमने 3 अपने सेक्शन देख लिए। तो ये हमारा तीसरा वनों का प्रकार था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वनों के एक डिवीज़न की तरफ, और वो डिवीज़न है हमारा कोणधारी वनों का। तो कोणधारी वनों की बात की जाएगी तो कोणधारी वन क्या है, देखें ये जो हम भाग हैं 1800 से लेकर 900 मीटर के बीच में, ये जो रीजन हम पढ़ रहे हैं 1800 से लेकर 900 मीटर की रेंज में। देखें, वनों को हम वैसे नहीं क्वालिफाइड कर सकते हैं कि एक रेंज ये हो गई, उसके ऊपर ये रेंज हो गई। वो एक निश्चित ऊंचाई में मिक्सअप फॉर्म में हैं, लेकिन फिर भी हम एक क्लियर एंगल उनमें देख सकते हैं। तो वही देखा जा रहा है कि कहीं कहीं 900 से लेकर 1800 मीटर तक जो हमें वन देखने को मिलते हैं, कोणधारी वन हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें कोणधारी वनों के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। कोणधारी वन है ये चौथा हमारा, ये एक तरह से वनों का प्रकार है। तो कोणधारी वनों में हमें जो मुख्य वन देखने को मिलता है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो वन है, एक तरफ हमारा निचले हिस्सों पर उष्णकटिबंधीय होगा और ऊपरी हिस्से पर शीतोष्ण कटिबंध होगा, और इन्हीं के बीच में हमें कोणधारी वन देखने को मिलेगा। शायद हो सकता है मैं इससे पहले वाले फिगर में मैंने शीतोष्ण से ऊपर दिखा दिया हो, उसको आप शीतोष्ण और उष्ण के बीच में ही समझिएगा। तो कोणधारी वन शीतोष्ण और उष्ण के कटिबंध के बीच में कहीं निर्मित होते हैं। तो ये कोणधारी वन है। अब इसमें सबसे बेहतरीन वन है, पेड़ है, वो चीड़ का है। चीड़ इस इलाके में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो ये हमने चौथा हिस्सा इस प्रकार के वनों का कंप्लीट करा है। अब यहाँ तक हमने समझा कि ये जो लाइन हमारी थी 1500 मीटर तक की, इसमें हमने 2 प्रकार के वन देखे, एक उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन और दूसरा मानसूनी वन। इसमें हमने उदाहरण इनके देख लिए, ढाक, सेमल। और मानसूनी वनों में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो सागौन और साल और पलाश के वन देखने को मिलते हैं। कोणधारी वनों में एक जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है कि ये किन 2 वन क्षेत्रों के बीच में देखने को मिलेंगे। तो इनकी जो रेंज है वो 900 मीटर से 1800 मीटर की है। तो ये हमें उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के बीच में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा चीड़ का हो जाएगा। चीड़ का ये वनों का एक रूप हमें देखने को मिलेगा। अब जो 1800 मीटर तक एक अच्छी ऊंचाई देखने को मिल जाती है, तो इस 1800 मीटर का जो ये हिस्सा है, यहाँ से ये मध्य हिमालय के आसपास का रीजन शुरू हो जाता है। और अब 1800 मीटर से अधिक और 2700 मीटर की रेंज के बीच में एक नया प्रकार हमें वनों का देखने को मिलता है, जिसको हम शीतोष्ण वन कहते हैं। तो 1800 मीटर से ऊपर और 2700 मीटर के आसपास हमें जो वन देखने को मिलते हैं वो वन होते हैं शीतोष्ण वन। तो ये शीतोष्ण वन क्या हैं, इनको हमें देखना होगा।
तो शीतोष्ण वन जो कि उत्तराखंड में सामान्यतः 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ओक, जिसको हम कहते हैं बांज के वृक्ष। उत्तराखंड में जो ओक ट्री होती हैं उनकी 3 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। एक है जिसको खुद बांज कहा जाता है, दूसरा है जिसको हम खरसू कहते हैं, और इसको मोरू कहा जाता है या मेहरू कहा जाता है। तो ये हमारा बांज से संबंधित रीजन होता है शीतोष्ण। इसके अलावा इसमें हमें देवदार भी देखने को मिलते हैं। इसकी दक्षिणी हिस्से में हमें चीड़ का भी कुछ पोर्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो कोणधारी वनों का रीजन है वो शीतोष्ण कटिबंधीय के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। तो यहाँ वाले रीजन में हमें चीड़ के भी, पाइन के भी वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमारा ओक ट्री है वो किस प्रकार का वन होगा? वो होगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। और इसकी खूबी ये होती है कि इसकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं। तो ये वरदान भी है, इसको शिव की जटा के रूप में भी माना जाता है। तो ये हमारा ओक ट्री है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? तो शीतोष्ण वन का उदाहरण है। तो ये हमने कुछ उदाहरण इसके शीतोष्ण वन के देख लिए, जो 1800 मीटर से ऊपर और 2700 मीटर से नीचे के हिस्से में दिखलाई देते हैं। अब हम चलेंगे तो हमें जो ऊपर का रीजन दिखाई देगा वो 2700 मीटर से ऊपर हमें यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये जो हिस्से हैं अब वर्षा कम होने लगी है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 1800-2700 मीटर से ऊपर, तो वर्षा कम होती जाएगी, और वर्षा कम होती जाएगी तो अब वन नहीं रह पाएंगे। अब वो वन धीरे धीरे कम होते जाएंगे, वो झाड़ियों या घास के मैदान में परिवर्तित होते जाएंगे। तो इसीलिए वो उनका नाम बदलता चला जाएगा। तो शीतोष्ण के ऊपर जिस प्रकार की वनस्पतियाँ हमें देखने को मिलती हैं, इस 2700 से लेकर तकरीबन 3600 मीटर तक की रेंज में, वो होती हैं, इनको हम कहते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट। तो इस अल्पाइन फॉरेस्ट में इस वाले हिस्से में 2700 से 3000 वाले हिस्से में हमें वन तो देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ हमें घास के मैदान देखने को मिलेंगे, जिन्हें मुख्य रूप से उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल। तो ये हमें 2 हिस्से में अल्पाइन फॉरेस्ट दिखेंगे, अल्पाइन फॉरेस्ट प्लस ग्रास फील्ड। तो ऊंचाई पर जाने पर वही जो फॉरेस्ट है वो छोटे घास के मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर 3600 मीटर की ऊंचाई तक अल्पाइन वनों को और घास के मैदानों को के कुछ उदाहरण हमने देख लिए। जो ये घास के मैदान हैं जो अल्पाइन में देखने को मिलते हैं, इसमें हम कुछ जो उदाहरण है वो सिल्वर फर और ब्लू पाइन का दे सकते हैं। सिल्वर फर, ब्लू पाइन, ये जो अल्पाइन फॉरेस्ट है उसमें हम लिख सकते हैं, सिल्वर फर का उदाहरण दिया जा सकता है। इसके अलावा जो अलग तरह की जो घास के मैदाने हैं उनमें हमें जूनिपर एक नाम है जो याद रखना चाहिए। जो घास के मैदान हैं उसमें हमें जूनिपर नाम की कुछ झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये 2 हिस्से हमने अल्पाइन में पढ़े। एक अल्पाइन फॉरेस्ट का रीजन होगा जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई तक होगा, और जैसे ही हम 3000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर चढ़ेंगे तो वो जो अल्पाइन फॉरेस्ट का रीजन है वो घास के मैदान में परिवर्तित हो जाएगा,
और वहाँ पर जूनिपर इस तरह की जो झाड़ियाँ हैं वो दिखेंगी। तो अभी तक हमने कितने फॉरेस्ट पढ़ लिए? तो एक हमने उष्णकटिबंधीय, 2, तीसरा हमने उपोष्णकटिबंधीय, चौथा हमने कोणधारी वनों का हिस्सा, पांचवा हमने शीतोष्ण, छठा हमने अल्पाइन फॉरेस्ट और सातवां अल्पाइन घास के मैदान। तो ये 7 हमने कवर कर लिए। और जो हमारा 8वां हिस्सा होगा वो इस 3600 मीटर से परे रीजन होगा। ये हमारा 8वां हिस्सा होगा, इसको हम कहेंगे टुंड्रा वनस्पति। तो यहाँ कुछ नहीं होता है, पेड़ होते नहीं हैं। यहाँ पर हमें मुख्य रूप से लाइकेन, काई, ये सारे दिखाई देते हैं। हिमनद वाला एरिया है तो उतनी ज़्यादा हमें वनस्पति दिखाई नहीं देती है। तो इस तरीके से हमने ऊंचाई के स्केल पर 900 मीटर, 1200 मीटर, 1500 मीटर, 1800 मीटर, 2700 मीटर, 3000 मीटर और 3600 मीटर और उससे परे अलग अलग सेक्शन में बांटकर हमने अलग अलग वनों को यहाँ पर पढ़ लिया। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं और फिर हम इसको बेहतर तरीके से, इससे कहीं से ही प्रश्न बने उसको लिख सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है जिसका डिस्कस अभी किया गया कि जो चीड़ है वो किस तरह का वन है, तो कोणधारी वन में आ जाएगा। इसकी कुछ अलग अलग प्रजातियां हैं जो और ऊंचाइयों पर दिखती हैं। जैसे शीतोष्ण कटिबंध में हमें ओक का वृक्ष देखने को मिलेगा। तो ये हमें 8 हिस्से यहाँ दिख जाते हैं। तो ये हमने उत्तराखंड में वनों के जो प्रकार हैं उनको सही तरीके से पढ़ लिया है। अब हम आगे इस टॉपिक में देखते हैं कि जो उत्तराखंड में महत्वपूर्ण तो ये हमने उत्तराखंड में जो विभाजन है वनों का ऊंचाई के आधार पर वो हमने देख लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक है वनों के ही अंतर्गत एक नहीं कुछ 1-2 और टॉपिक हैं, उनको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। कल के वीडियो में हमने एक रिपोर्ट का नाम लिया था और वो रिपोर्ट था इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसको बनाने वाली संस्था भारतीय वन सर्वेक्षण है, जिसका मुख्यालय अपने देहरादून में है। तो ये इसकी अपनी एक हिस्ट्री पूछी जा सकती है कि कब ये संस्था वनों के संबंध में शोध करने के लिए, भारत में वनों के आकलन करने के लिए निर्मित है और केंद्रीय संस्था है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो बात है, जब अंग्रेज हुआ करते थे तो उन्होंने वनों के सर्वेक्षण के लिए कुछ प्रयास किए थे और उन्हीं प्रयासों के तहत मुख्य रूप से उत्तराखंड में हमें एक नाम आता है। 1865 में जो महानिरीक्षक थे पहले, जिनको कहते हैं बैंड्रिच, ये नाम है मिस्टर ब्रैंड्रिच। 1865 में ये नियुक्त हुए थे प्रथम वन महानिरीक्षक के पद पर। उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी, बैंड्रिस, इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी और उसी रिकमेंडेशन के आधार पर सन 1878 में, ये सन इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जिसको हम भारतीय वन सर्वेक्षण कहते हैं
उसकी बुनियाद इसी 1878 में पड़ी थी, लेकिन तब इसका नाम कुछ अलग था। ये देश का पहला वन महाविद्यालय था। इसको हम फॉरेस्ट स्कूल ऑफ, ये जो हमारे ब्रैंडिस हैं इनकी सलाह पर देश का प्रथम वन महाविद्यालय स्थापित हुआ। इसको हम कहते हैं फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। तो ये फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कहा गया। फिर एक नया घटनाक्रम होता है 1884 में, जब इसको हम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में जानने लगते हैं। इसको हम 1884 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में जानने लगते हैं। उसके बाद 1906 का समय आता है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कर्जन। उन्होंने इस संस्था के महत्व को समझा और उसके महत्व को समझते हुए इसको थोड़े और कार्य सौंपे और इसका जो कार्य क्षेत्र था उसमें बढ़ोतरी हुई और इसको फिर नाम दिया गया। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया जिसको हम कहते हैं इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हमारी संस्था निर्मित हो गई और ये एक टाइम टेबल है जो ईयर वाइज हमें पूछ सकता है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में, और उस समय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। क्या होते थे वो? भारत के गवर्नर जनरल। तो उनके समय पर ये हुआ था। इसके बाद इसको हम देखेंगे तो ये हमारा एक इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर आज़ादी के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाने लगा। तो इसको IFRI कहा जाता है। यही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हमें वनों से संबंधित कुछ जानकारियाँ उपलब्ध कराता है। तो वन सर्वेक्षण, वन सर्वे भी उसका वहीं से निकलता है। तो ये हमने एक इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की कहानी देखी है, IFRI की कहानी देखी है। इस तरीके से हमने इस टॉपिक में उत्तराखंड के जो वनों वाला हिस्सा है, जो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो वन शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसके एक इतिहास क्रम को हमने यहाँ पर समझा। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी। एक ये देखा कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो थी, जो कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा निकाली जाती है, और इसके अलावा हमने इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ जानकारी इसमें ली। तो अब इसी में अगला हम एक हिस्सा देखेंगे कि वनों का प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार होता है। अभी तक हमने जो भी अति सघन वन, मध्यम सघन वन या खुले वन देखे, उसमें हमने वनों के अधिकार क्षेत्र के आधार पर उनका विभाजन नहीं देखा। तो जब हम प्रशासनिक
अधिकार के रूप में वनों का विभाजन देखेंगे तो पहला जो वन का विभाजन होगा, ऐसे वन जो वन विभाग के अधीन हो। दूसरा, ऐसे वन जो राजस्व विभाग के अधीन देखने को मिलते हों। तीसरे, ऐसे वन जो वन पंचायतों के अधीन हो। और चौथे, ऐसे वन जो निजी स्वामित्व के अंतर्गत हों। तो ये हमें वनों का प्रशासनिक विभाजन देखने को मिलता है। एक वन विभाग के अधीन, दूसरा राजस्व विभाग के अधीन, और तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है हमारा जिसको हम कहते हैं निजी अधिकार के अंतर्गत आने वाले जो वन हैं। तो साधारण तौर पर हम समझ सकते हैं कि सबसे अधिक जो वन प्रतिशत हैं वो यही होगा, 70.46%। वनों का जो भाग है वो वन विभाग के ही अंतर्गत है उत्तराखंड में। दूसरा जो राजस्व विभाग के अंतर्गत वन है वो बहुत कम है, तकरीबन 13.76%। वन पंचायतों के अंतर्गत 15%, और बाकी जो बहुत छोटा सा हिस्सा बचता है वो निजी वनों के अंतर्गत है। वो बहुत कम हिस्से हैं जो निजी वन के रूप में आते हैं। तो ये 1% से भी कम है, इसको आधा प्रतिशत माना जा सकता है, ये वहाँ तक का हिस्सा है। तो ये हमने वनों का प्रशासनिक विभाजन देख लिया। अब हम कुछ संस्थाओं के नाम देख लेते हैं और उनके वो संस्थाएं हैं कहाँ, ये देख लेते हैं। देखें, जो हमारे वन हैं, क्योंकि वन संसाधन भी हमें पढ़ने हैं, तो वन जो हैं वो अपने आप में केवल बड़े बड़े पेड़ नहीं हुए, उसमें बहुत सारी औषधियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें कई सारी औषधियाँ देखने को मिलती हैं। ये औषधियाँ प्राकृतिक रूप से भी उगती हैं और दूसरा इनका रोपण भी होता है। 1903 में एक औषधि है बेलाडोना, इसका उत्पादन उत्तराखंड में शुरू हुआ और इन औषधियों का प्रयोग हम दवा उद्योग में, कॉस्मेटिक में, इसके अलावा जो हमारा इत्र उद्योग है उसमें इसका विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में भी कई पैमाने पर प्रयुक्त तो होती हैं। अब इससे संबंधित कुछ संस्थाएं हैं जिनका नाम हमें और उनका मुख्यालय कहाँ है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखें, एक संस्था है जो महत्वपूर्ण संस्था है और ऋषिकेश के रीजन में पड़ता है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो ये प्रश्न के रूप में आएगा, तो इसका स्थान जो है वो है ऋषिकेश, देहरादून। दूसरा जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मोहान। इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल मोहान, ये है अल्मोड़ा में।
तीसरा एक संस्था है, ये ऐसे बुक्स में भी हैं लेकिन यहाँ मैं करा देता हूँ। तो इसमें इंडियन मेडिसिन फार्मा वाला जो रीजन है, इसके बाद जो हमारा लिमिटेड है, उसके बाद एक ताड़ी खेत में आयुर्वेद की दवाओं के रिसर्च पर एक संस्था बनाई गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च। ये संस्था है ताड़ी खेत में, ताड़ी खेत अल्मोड़ा में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट संस्थान है, ये नाम याद नहीं होते हैं, तीनों एक ही तरह के नाम दिखते हैं, लेकिन इनको किसी भी तरीके से हमें याद करना है, ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने आज कुछ ये टॉपिक हमने कवर किए हैं। इसी में एक जड़ी बूटी शोध संस्थान का नाम आता है जो कि श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, जो एक उच्च स्थलीय पौध संस्थान का नाम आता है, और इसका नाम है उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान। ये है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। और इसके अलावा एक है जड़ी बूटी शोध संस्थान, ये है गोपेश्वर चमोली। तो ये हमने कुछ संस्थाएं देखी वन और औषधियों से संबंधित, जिसमें इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ी खेत, और उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर, और जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर चमोली। तो आज हमने उत्तराखंड में जो वनों वाला हिस्सा था उसमें हमने कई सारी चीज़ें देख ली और बहुत ज़्यादा पोर्शंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब इससे ज़्यादा वनों से संबंधित कोई ज़्यादा प्रश्न होते नहीं हैं। अब जो है जैसे कि हमने वनों के प्रकार देख लिए और कुछ संस्थाएं देख ली, औषधियों से संबंधित कुछ हिस्से हैं जो कवर किए जा सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ समझाने के लिए है नहीं। तो अब हम अगले टॉपिक में वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो विभिन्न प्रयास किए गए हैं उनको देखेंगे। नेशनल पार्क देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देखेंगे, कुछ बर्ड सेंचुरीज़ उत्तराखंड में हैं, उनको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और याद करेंगे, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, वीडियो देखते रहें और इसको शेयर करते रहें। थैंक्स।